हमेशा बोलती थी कि जब तू पेट में था और मैं कोई भी गाना सुनती थी, म्यूजिक चलता था, तो तेरे एकदम हलचल शुरू हो जाती थी। योर बॉन्ड विद योर मॉम, लाइक आपकी मॉम के साथ में आपका बॉन्ड कैसा है? आई थिंक शी इज माई बेस्ट फ्रेंड। लाइट्स, कैमरा एंड प्लेंटी ऑफ एक्शंस। स्वागत है आप सभी लोगों का द आदित्य गहलोत शो के एक और नए एपिसोड में। आज ना हम लोग बात करने वाले बिजनेस के बारे में, ना पॉलिटिक्स और ना ही हम लोग फाइनेंस के बारे में बात करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे सिल्वर ग्रे स्क्रीन के बारे में। मैनी पीपल सेज दैट लाइफ इज ऑन स्टेज, but our today's guests know how to own that stage. Whether it's a high-octane drama or a quite soulful performance, he brings unique spark to everything he touches. He's a performer, he's a dreamer, and a full absolute powerhouse. Please welcome Anuj Arora. So, do you really think that being an actor life is easy? Like being an actor life is definitely not easy. मुझे ऐसा लगता है कि it is one of the most difficult and one of the most challenging and demanding job, because जो सक्सेस रेशियो है वो बहुत ज़्यादा कम है, जैसे हम सब जानते हैं इस चीज़ को कि तो मुझे लगता है डेफिनेटली। और दो बातें हैं कि एक तो होता है एक्टर होना और एक होता है कि एज एन एक्टर सक्सेसफुल होना। Correct. तो ऑफ कोर्स इट्स वन ऑफ द टफेस्ट थिंग्स टू क्रैक। आई वुड से यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक हो सकता है लेकिन अगर कोई somebody wants to really kind of become an actor and make it successful, it's really tough. It's a very difficult job. So, it's your childhood dream to be an actor? Yeah, I mean, I don't know childhood, but मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि when I was in the school, जब मैं बचपन में स्कूल में, जब we all start from there, right? So Correct. मुझे जब जैसे स्कूल में असेंबली में जैसे हमारे टाइम पे प्रार्थना होती थी, अब होती है, तो मुझे जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजते थे, हारमोनियम बजता था, जो टीचर गाना गाती थी, बच्चे गाते थे, तो मुझे वो बहुत एक्साइट करता था, स्टेज बहुत एक्साइट करता था। सो आई ऑलवेज यूज टू काइंड ऑफ बी ऑन स्टेज। एंड तो बहुत छोटी उम्र से, बिकॉज आई थिंक द टीचर्स हैव सीन कि यार इस बंदे को थोड़ा सा गाने में इंटरेस्ट है, मेरी आवाज़ थोड़ा सा ज़ोर से होती थी, तो प्रॉबेबली दे हैव सीन कि सो वो मुझे प्रार्थना में खड़ा करना शुरू किया। कि ऐसा होता है ना कि बच्चों को, जिस बच्चे में जो उनको क्वालिटी नज़र आती है, सो बट मुझे याद है अभी भी कि वो जो हारमोनियम होता था वो मुझे बहुत एक्साइट करता था। तो मैं जब भी फ्री पीरियड्स होते थे तो मैं चुपके से, जैसे दूसरे बच्चे कुछ और कर रहे हैं तो मैं म्यूज़िक रूम में चला जाता था और चुपके से बजाने की कोशिश करता था। सो आई थिंक दैट्स हाउ इट स्टार्टेड फॉर मी, द एक्सपोजर ऑफ बीइंग ऑन स्टेज, and that adrenaline rush was amazing for me. तो तब से फिर मैं हमेशा से स्कूल में डांस कॉम्पिटिशन्स में या डांस में पार्टिसिपेट करना, म्यूज़िक में करना, ड्रामा came a little late in my life because I was not very accustomed with that thing कि ड्रामा क्या होता है. But after I think 6th or 7th standard I started doing drama in school. So it started with music and the prayer in the assembly. When I think when I was in nursery KG, I still remember. I still have those flashes in my mind of me standing on the stage and singing the Deshbhakti songs in the school. So yeah, that's how my journey started. And that time what was your family reaction? Like बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि पेरेंट्स स्पेशली बच्चों को इस एज में अलाउ नहीं करते कि लाइक आप म्यूजिक में नहीं, आप पढ़ाई के ऊपर फोकस करो. आपके ऊपर वैसा नहीं था? So I think I was an above average student, and I remember so I come from a business family. Okay. तो वो वैसा पढ़ाई वाला प्रेशर तो कभी नहीं था, बट माय ग्रैंडफादर वाज आल्सो वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स ऑफ द स्कूल. Okay. जिन्होंने स्कूल शुरू की थी, तो आई वाज ऑलवेज बीन गिवन दैट लिवरेज की बट या मतलब मुझे आज भी याद है कि मैं बहुत ज़्यादा, जैसे घर में कोई शादी है तो मैं बारात में डांस करने में मुझे बहुत मज़ा आता था. एंड आई वाज वेरी स्मॉल एट दैट टाइम एंड पीपल यूज्ड टू रियली लाइक दैट, क्योंकि अगर कोई छोटा बच्चा है और वो बहुत एनर्जेटिकली कोई काम कर रहा है जिसमें उसको बहुत मज़ा आ रहा है, तो लोग भी बहुत एंजॉय करते हैं. करेक्ट है. सो आई एम सॉरी. सो
पीपल डिड अप्रिशिएट दैट कि यार ये तो बहुत अच्छा डांस करता है, ये तो बहुत अच्छा गाता है। तो मुझे याद है कि स्कूल में जब 15 अगस्त 26 जनवरी के फंक्शंस होते थे, तो हर टीचर चाहता था कि मेरी क्लास की परफॉर्मेंस में भी अनुज परफॉर्म करे, बिकॉज आई यूज्ड टू सिंग रियली वेरी लाउडली एंड वेरी नाइसली एंड दे यूज्ड टू लाइक माई सिंगिंग। तो जैसे होता है ना कि आप 5th स्टैंडर्ड में हो और 6th स्टैंडर्ड की बच्चों की, क्योंकि हर क्लास की एक परफॉर्मेंस होती है, बिल्कुल। तो अब 6th स्टैंडर्ड में कोई बच्चा नहीं होगा या 7th में नहीं होगा, लेकिन तो टू फिल द गैप दे यूज्ड टू यूज मी कि यार चलो ये भले ही 5th का है बट इसको ले लो क्योंकि हमारी क्लास में कोई गाने वाला नहीं है। सो आई रिमेंबर इन वन ऑफ द ईयर्स आई रिमेंबर कि हमारी स्कूल की ऑलमोस्ट हर परफॉर्मेंस में आई वॉज सिंगिंग ऑन स्टेज, यू नो, फ्रॉम दैट रिस्पेक्टिव क्लास। सो लोग इन्जॉय करते थे मेरी परफॉर्मेंस को। फिर व्हेन आई वाज इन आई थिंक 5th और 6th आई टोल्ड माय मदर कि आई वांट टू लर्न म्यूज़िक। और मुझे हारमोनियम, जैसे मैंने बोला कि मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था, तो मैंने कहीं आई थिंक वो जालोरी गेट के अंदर एक आरके कॉलेज हुआ करता था, ओके। खांडा फलसा वाले एरिया में। तो वहाँ पर मैंने अखबार में ऐड देखी थी कि वो म्यूज़िक क्लासेस हो रही हैं समर वेकेशंस में। करेक्ट। तो आई टोल्ड माई मॉम कि मुझे सीखना है और आप मुझे लेके चलिए। सो इट वाज माय इनिशिएटिव कि you know, I asked my mom that I want to learn, and my mom took me to that class, and then I did that 2 months Saregama Padanisa wala course. But I want to tell you a very interesting thing, Aditya here, कि my mom keeps telling me this कि you know जब भी when she conceived me, जब मैं उनके बेली में था, तब जैसे वो म्यूज़िक सुनती थी, क्योंकि मेरी मॉम को म्यूज़िक का बहुत ज़्यादा शौक है सुनने का। आई रिमेंबर शी यूज्ड टू हैव अ वेरी ओल्ड टाइप्स रेडियो जो ज़माने में होते थे, वो अभी भी हमारे घर में है। तो उनको पुराने गानों का बहुत ज़्यादा शौक था, मतलब हर वक्त रेडियो चलता रहेगा। तो वो हमेशा बोलती थी कि जब तू पेट में था और मैं कोई भी गाना सुनती थी, म्यूज़िक चलता था, तो तेरे एकदम हलचल शुरू हो जाती थी। You know, I used to feel that action. So I think my training has started and my listening of music had started from that point when I was in the belly of my mom. And yeah, I mean, जब से मैंने है ना होश संभाला है, I always find myself very very attractive towards music and stage and dance, and so I think it was quite inborn. I am the first generation performer and actor musician of my family. So yeah, this is how it started. It means that she always supports you. Yeah, she did supported me. She did support me. But मुझे ऐसा लगता है क्योंकि उस टाइम पे when I was at that age, you know, 5-6 years or 10 years, और उस ज़माने में जोधपुर में इतना कल्चर नहीं था म्यूज़िक का, Music. और फैमिलीज़ में इतना कल्चर नहीं था कि म्यूज़िक को एज अ प्रोफेशन लेने का सोचते पेरेंट्स, यू नो। उस वक्त जैसे अगर आप बिजनेस फैमिली से हो तो ये होता अच्छा है तो बिजनेस करेगा, या अगर आप एक डॉक्टर फैमिली से हो तो पेरेंट्स सोचते थे कि बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा। यू नो, बहुत कम पेरेंट्स ऐसे थे, जो कि उनकी गलती नहीं थी, क्योंकि माहौल ही ऐसा होता था कि यार एक कुछ लीक से हट के भी सोचा जाए कि यार म्यूजिक में भी कोई करियर बनाया जा सकता है, अनलेस एंड अनटिल यू बिलोंग टू दैट इंडस्ट्री, यू नो। तो वो चीज़ नहीं हो पाई कि उन लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया कि यार इसको एज अ करियर भी मैं ले सकता हूँ। तो मुझे हमेशा ये लगता है कि ट्रेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जितना अच्छा अगर मेरे को उस वक्त ट्रेनिंग मिलती, अगर मेरे पेरेंट्स इस इनिशिएटिव को लेके मुझे मेरे इस टैलेंट को देख के मुझे और मेरी इस टैलेंट को परस्यू करते कि तू सीरियसली इस चीज़ को ले, तो वैसे उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, बट वो चीज़ थोड़ी सी मिसिंग थी, इस वजह से मुझे लगता है दैट आई मिस्ड आउट ऑन द लर्निंग पार्ट इन माई इनिशियल ईयर्स। बट या माई पेरेंट्स हैव ऑलवेज सपोर्टेड मी फॉर मी गेटिंग इनटू दिस लाइन। पर पहले के टाइम के अंदर सिंगिंग को लोग बहुत अलग तरीके से देखते थे और आज की तारीख में एक प्रोफेशन के तौर पे देखते हैं। जी। तो पहले लोगों की मेंटालिटी भी ऐसी हुआ करती थी कि क्या सिंगिंग करनी है, क्या ही कर लेगा, कितना ही कमा लेगा, बट लोगों को उस टाइम पैशन के बारे में पता नहीं था कि ये कितना डेडिकेटेड पैशन है। Exactly. I mean, this is a big thank you to all the reality shows and all the advent of social media, the advent of reality shows जो हम लोग, जैसे अरिजीत सिंह हैं अगर आप देखें तो वो एक फेम गुरुकुल करके एक शो आता था जो टैलेंट हंट था, उससे उनकी एंट्री हुई, और फिर वो whatever he became, the अरिजीत सिंह। सो उस ज़माने में वो नहीं था,
सो जब से ये इंडियन आइडल और ये सारी सारी जब चीज़ें शुरू हुई और लोगों को लगा प्लेटफॉर्म। कि एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से बच्चे निकल के एक बहुत अलग जगह पे अचीव कर सकते हैं. इट्स प्रीटी सिमिलर लाइक क्रिकेट फॉर एग्जांपल. जब तक आईपीएल नहीं था तो हम देखते थे कि गिने चुने कुछ लोग हैं जो क्रिकेट में आ रहे हैं और कुछ कर रहे हैं काम. पेरेंट्स नहीं सपोर्ट करते थे स्पोर्ट्स को भी, कि कल्चरल एक्टिविटीज़ या स्पोर्ट्स या को करिकुलर एक्टिविटीज़ को इतना सपोर्ट नहीं करते थे, बिकॉज एब्सोल्युटली एज यू राइटली सेड दैट दे डिडंट सी अ प्रोफेशन कमिंग आउट ऑफ दैट थिंग. यार ये हॉबी है यार, ये तो है ना. हम बचपन में तुम्हारी हॉबीज़ क्या हैं कि अच्छा हम म्यूज़िक हॉबी है या डांस करना हॉबी है, तो वो एक हॉबीज़ की तरह देखा जाता था. मेरे बट तो थैंक्स टू ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स, जिसकी वजह से तो अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस तरह का प्लेटफॉर्म उस टाइम होता हमारे पास तो डेफिनेटली वी वुड हैव मोर अपॉर्चुनिटीज एंड मोर विंडोज टू काइंड ऑफ बी मोर फोकस्ड ऑन दीज थिंग्स, जो नहीं हो पाया. हमें तो घर में ये सिखाया जाता है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब. तो सिंगिंग का तो नाम ही नहीं आता था इसमें. अब एक्चुअली एकदम उल्टा हो गया. आप उल्टा हो गया. आई नॉट टू ऑफेंड एनीबॉडी कि पढ़ोगे लिखोगे तो कोई खराब नहीं, बट ये है कि अब आप अपना पैशन जी सकते हो. करेक्ट. मुद्दे की बात ये है, उस जमाने में पैशन को सिर्फ एक हॉबी का नाम देके टरका दिया जाता था. या सो इन सब दौरान के बीच में एक छोटी सी चीज ये पूछना चाहूंगा कि टेल मी अ लिटिल बिट योर बॉन्ड विथ योर मॉम. लाइक आपकी मॉम के साथ में आपका बॉन्ड कैसा है? आई डोंट नो, मैं क्या बोलूँ इस बारे में. इट्स अ वेरी आई थिंक इट्स एन मतलब आई थिंक फॉर एवरी चाइल्ड द बॉन्ड विद द मॉम इज, मतलब यू नो जब आप इस दुनिया में नहीं आते उससे पहले से वो बॉन्ड क्रिएट होना शुरू हो जाता है. बट स्पेशली ऑफ कोर्स फॉर मी इट हैज़ बिन अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद हर. अगर मेरी सोशल मीडिया फीड पे भी आप देखेंगे तो after every few intervals you'll see some of the feeds or stories in which my mom is with me, and so yeah, I think I really share, I think she is my best friend frankly. And जिस पीढ़ी से जिस जनरेशन से मैं आता हूँ ज़माने में यूजुअली इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एग्जिबिट तो नहीं ही होता था. आजकल के ज़माने में तो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे लोग अपने मदर के साथ में कोई एक्टिविटी कर रहे हैं या वो बॉन्ड शो कर रहे हैं. बट मुझे लगता है कि मेरा ये बॉन्ड मॉम के साथ में शुरू से बहुत ज़्यादा रहा. एंड ऑफ कोर्स आई थिंक म्यूज़िक इज़ वन सिमिलर, मुझे मेरा म्यूज़िक उन्हीं से मिला है. तो I had a very very strong bond until today, and we share everything with each other. मेरी सारी गर्लफ्रेंड्स के बारे में उनको पता है. मेरे सारे जितनी मैंने बदमाशियाँ की उसके बारे में उनको पता है. एंड या आई थिंक इट्स ऑन अ डिफरेंट लेवल. पर मुझे ऐसा लगता है कि लड़का कितनी भी सारी गलतियां कर दे, बट माँ के लिए तो वो ऐसा होता है कि माँ माफ कर ही देती है, या ऐसा होता है कि सपोर्ट रखती है हमेशा. हाँ मतलब so I think there's a balance thing which comes in the picture. So it depends कि आप क्या गलती कर रहे हो या क्या बदमाशी कर रहे हो. But मुझे लगता है कि I was very fortunate कि my mom has always kind of supported me in something which she thought that I'm doing right, but also kind of alarmed me and kind of said no at times कि नहीं ये तुम गलत कर रहे हो, ये नहीं करना है. So it was not always a yes, but it was a very balanced no, I would rather say. समटाइम इट सीम्स लाइक दैट कि अपन कभी कोई फॉल्ट कर देते हैं या कोई गलतियां कर दी अपन ने, तो बाहर वाले लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, बट देर इज ओनली वन वुमन जो अपन को हमेशा कहती है कि कोई बात नहीं, इफ यू हैव डन दिस थिंग रॉन्ग, ओके यू कैन करेक्ट दिस इन दैट वे. इट मीन्स लाइक शी ऑलवेज पुश सपोर्ट्स. Yeah, absolutely. So I remember when I was when I went to Delhi for my acting course, and when I went to Mumbai, because जैसे मैंने बोला कि I am a first generation artist of my family. So बहुत ऐसे times होते थे जब I used to kind of feel low on my confidence, and I used to feel कि कैसे होगा. So at that time, yes, she has always supported me a lot, and I used to share everything. So चाहे कभी पैसे नहीं हैं पास में या चाहे कभी, एंड इट्स अ वेरी डिवाइन थिंग. जैसे कभी कुछ मूड ख़राब है, आप अपनी मॉम को बता नहीं सकते हो, बट फिर भी उनको आवाज़ में हेलो सुनते ही पता चल जाता है कि क्या हो गया तुझे, आज कुछ प्रॉब्लम है, दिस समथिंग रॉन्ग. तो मैं बोलता नहीं देख तुम मुझसे छुपा मत, मुझे पता है तुम मुझसे झूठ मत बोल. सो वी ऑल आई थिंक आवर मॉम्स हैव दिस सिक्स्थ सेंस
So yeah, I've been very fortunate to have a wonderful mom and very supportive of my career because I'm into a very very indefinite career जिसमें कभी आपके पास बहुत काम है, कभी आपके पास काम नहीं है. So the phases are very dynamic, you know. Sometimes there are great positive phases which you're going through. Sometimes you are going through a very low phase. So yeah, I've been very very fortunate to have a lovely mom. तो जब आप इतने ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल में होते हैं, प्लेस, उसके बाद में शूट्स, मॉडलिंग, एंकरिंग, म्यूज़िक में भी जब आप होते हो, तो कभी ऐसे होता है कि आप बीच में फ़ोन करते हो उनको और बात करनी होती है, तब आप बात करते हैं? मैं हमेशा अपने हर शो से पहले, कोई भी मेरा शो होता है या कोई मेरा परफॉर्मेंस होने वाली होती है, बिफोर एवरी माई ऑल माई परफॉर्मेंसेज आई ऑलवेज मेक श्योर दैट आई कॉल माई मॉम जस्ट टू काइंड ऑफ लिसन For टू the हर blessings? वॉइस. हाँ, मतलब मुझे उनकी आवाज़ सुन के एक अलग तरह का काम फील होता है. सो बिकॉज यू ऑलवेज नर्वस बिफोर गोइंग ऑन द स्टेज एंड परफॉर्मिंग. सो जब मेरी जैसे रिहर्सल हो गई है, मेरा शो होने वाला है, और जस्ट बिफोर द साउंड, आफ्टर द साउंड चेक, जब मैं जाने वाला हूँ शो पे, स्टेज पे, तो मैं हमेशा एक बार उनको फ़ोन करता ही हूँ अगर मैं उनके आसपास नहीं हूँ तो. आपने उनको कब कन्विंस करा था कि आपको मुंबई जाना है और अब आपको सीरियस में इस लाइन में आगे बढ़ना है? So I think, as I said, that after my school, I started doing plays in Jodhpur. मैंने प्लेस नाटक, होते थे उस टाइम? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स जोधपुर Okay. का इतिहास तो बहुत अच्छा है नाटकों का. एंड आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट. मदन मोहन जी, डॉक्टर मदन मोहन माथुर जी, जो बहुत सीनियर एक्टर, थिएटर एक्टर रहे हैं, डायरेक्टर रहे हैं, अब तो वो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन मैंने उनके साथ अपनी जर्नी शुरू करी एकलव्य थिएटर सोसाइटी के साथ. मुझे याद है मैंने अपना पहला प्ले किया था कोमल गांधार के नाम से, जो महाभारत के ऊपर था. अच्छा. हाँ, और बहुत इंटरेस्टिंग प्ले था. उसके अंदर बेसिकली होता ये है इस प्ले के अंदर कि जो धृतराष्ट्र हैं वो अंधे थे. जी. तो वो अपने महल में बैठे थे, और जब युद्ध चल रहा था तो उनका एक असिस्टेंट था, संजय नाम था उसका, और संजय को ये एक मिला हुआ था, एक क्या बोलते हैं, वरदान, कि वो दूर की चीज़ को भी देख सकता है. तो वो संजय उनको बताता था, सुनाता था कि आज क्या हुआ, सारा जो वहाँ का दिन भर का हाल, कि आज किसने जीता, क्या हुआ. तो वो आंखों देखी चीज़ बताता था. तो आई वॉज प्लेइंग संजय's कैरेक्टर. दैट वाज माई फर्स्ट कैरेक्टर एंड माई फर्स्ट प्ले, लाइक अ Okay. बिग प्ले आफ्टर माई स्कूल. तो वो मैंने किया था जोधपुर में, और उसके बाद उनको और भी कई जगह पर हम नेशनल थिएटर फेस्टिवल्स में उसको लेकर गए थे. जब मैंने मैं म्यूज़िक और डांस में तो शुरू से था ही, फिर मैंने स्कूल में भी प्लेस करना शुरू कर दिया था. फिर आफ्टर व्हेन आई पास्ड माई स्कूल, आई केम इन कॉलेज, तो उस वक्त मैंने सीरियस थिएटर करना शुरू किया जोधपुर के अंदर. दिस इज़ हाउ आई स्टार्टेड डूइंग दिस प्ले कोमल गांधार, एंड जो मैंने एकलव्य थिएटर सोसाइटी के साथ शुरू किया था काम. वहाँ पे जो हमारे सर थे डॉक्टर मदन मोहन जी माथुर, उन्होंने मुझे बैरी जॉन सर के बारे में बताया कि जो दिल्ली में दिल्ली में एक बहुत फेमस और बहुत वेटरन थिएटर डायरेक्टर हैं, जो आज भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और शाहरुख खान के वो टीचर हैं, मनोज वाजपेयी के वो टीचर हैं. Okay. और बहुत बड़े बड़े लोगों, बड़े बड़े जो एक्टर्स हैं वो उनके वहाँ से निकले हैं. तो उन्होंने उस वक्त अपना एक एक्टिंग कोर्स शुरू किया था. ये सारी चीज़ें उस वक्त काफ़ी नई थी, एक्टिंग कोर्स वगैरह. NSD ही हुआ करता था ज़्यादा, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, और उसके लिए आपको ग्रेजुएशन के बाद में 10 प्ले करके फिर आप उसमें एलिजिबल हो सकते थे. तो मुझे क्योंकि अपना करियर फिल्म्स और सीरियल्स, और मतलब मैं टेलीविज़न में कैमरे पे काम करना चाहता था, तो मैंने बोला मैं NSD ज्वाइन नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं एक्टिंग कोर्स करना चाह रहा हूँ फॉर फिल्म एंड टेलीविज़न. तो मैंने बैरी सर के साथ वहाँ पे कोर्स किया, जो 3 महीने का उनका कोर्स होता है. और उसके बाद में मैंने उनको तो जब वो वक्त आया कि जब मैंने ग्रेजुएशन कर ली, और फिर मैंने अपने पापा को ये बात बड़ी डरते डरते बोली कि मैंने ये कोर्स देखा है एंड आई वांट टू डू दिस कोर्स, उसकी ये इतनी फला फीस है, और आप मुझे अलाउ करेंगे क्या कि मैं जाना चाहता हूँ. तो उस वक्त दैट वाज माय फर्स्ट एनकाउंटर विद माय पेरेंट्स की आई वांट टू गो फॉर दिस फील्ड. कैमरे के सामने एक्टिंग और एक रियल लाइफ के अंदर जब अपन एक्ट करते हैं, दोनों में फ़र्क होता है? ऑफ कोर्स बहुत फ़र्क होता है. मतलब सी इमोशंस वही हैं, लेकिन ड्रामा जो होता है, जैसे जब हम नाटक कर रहे होते हैं कोई, तो उस पे हम थोड़ा लाउड करते हैं, एग्जैजरेटेड करते हैं, क्योंकि लाइव ऑडियंस सामने बैठी है, आपकी आवाज़ का थ्रो ज़्यादा होता है. कैमरे पे जब हम करते हैं तो हम थोड़ी सटल एक्टिंग करते हैं, जो और ज़्यादा रियल
होती है, जो एग्जैजरेटेड नहीं होती है unless and until the character demands that. इमोशन जो है वो सेम है, लेकिन उसको एग्जिबिट करने का जो तरीका है वो थोड़ा अलग हो जाता है. आप कैमरे पे थोड़ी सटल एक्टिंग करते हैं, और जब आप, जैसे मैं अभी एक प्ले कर रहा हूँ रिसेंटली, थाली का बैंगन. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्ले. और नाम भी बड़ा यूनिक है, थाली का बैंगन. yes, it's a very meaningful, thoughtful, but at the same time very comedy, full of comedy and all that stuff. So मैं ये प्ले कर रहा हूँ अभी, और तो इसमें जैसे जो आवाज़ का जो पिच है, जो वॉल्यूम है, वो बहुत ज़्यादा रहता है, ताकि लास्ट बेंच तक जो बंदा बैठा है, आवाज़ लास्ट पहुंच सीट सके. तक जो बंदा बैठा है, उसको आपकी आवाज़ आए. जब हम कैमरा पे होते हैं तो वो चीज़ नहीं होती है. सो तो डिग्री डिक्रीजेस. मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी को एक्टर बनना है, आजकल तो अपॉर्चुनिटीज हो गई कि भाई डायरेक्ट अगर आपको करना है तो 12th के बाद में लाइक अगर आपने कोई भी ड्रामा स्कूल ज्वाइन कर ली, पर जैसे आपने बताया कि लाइक फ्रॉम द चाइल्डहुड, ठीक है, तब से आपको इंटरेस्ट है, यू एक्ट, यू प्ले, यू सिंग, यू डू ऑल दैट स्टफ थिंग्स, तो लगता है कि वो पढ़ने के बाद में वो चीज़ सीख पाता है जो बच्चा बचपन से कर रहा है. हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है आजकल ना, वैसे भी सीखने की कोई उम्र नहीं होती है. जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. जैसे बमन ईरानी हैं, उन्होंने 40 साल की उम्र में अपना करियर शुरू किया. वो अपनी, आई थिंक उनके फादर की बेकरी थी, इज़ अ पारसी गाय. तो उन्होंने वो संभालते थे, बेकरी संभालते थे, लेकिन वो थिएटर करते रहते थे. ही वॉज अ फोटोग्राफर ऑल्सो. ओके. तो वो थिएटर करते थे, और वो थिएटर करते 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 एक दिन उनको, आई थिंक दिबाकर बैनर्जी ने खोसला का घोंसला, मैं देखा था, खोसला का घोंसला फिल्म के लिए जब वो कास्टिंग कर रहे थे, तो किसी प्ले में उनको देखा, तो बोला कि यार मुझे ये बंदा अच्छा लगा. तो फिर उनको मुन्ना भाई MBBS मिली, और दैट्स हाउ. सो ऑफ कोर्स यू, even if you start little late, if you have the passion and if you have the courage to do something, you just get into that thing regardless the age you are in. आजकल तो ऐसा भी हो गया लाइक नेपोटिज्म काइंड ऑफ चीज़ें बहुत ज़्यादा चलती है, तो डू यू रियली थिंक कि टैलेंट से ज़्यादा कनेक्शंस मैटर करते हैं? टू एन एक्सटेंट येस, डेफिनेटली. सिर्फ टैलेंट से कुछ नहीं होता. मुझे आई डोंट नो, आपने जिंदगी ना मिलेगी दोबारा देखी होगी. Correct. उसमें देखी है. ऋतिक रोशन का एक बहुत अच्छा डायलॉग है कि सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है. वो बार बार बोलता रहता है एक लाइन को. आई थिंक इट्स नॉट जस्ट, मुझे ऐसा लगता है आदित्य की लाइफ में कोई भी फॉर्मूला नहीं है. मैं ऐसे बहुत सारे नेपो किड्स के नाम बता सकता हूँ who come from that, that amazing background, that glowing background, but they could not make it. This question reminds me of this series called The Romantics, जो Netflix पर है, which is a documentary about Yashraj films, and how this Yashraj films came into existence. और उसमें पहली बार आदित्य चोपड़ा in front of the camera आते हैं, क्योंकि वो, हम जानते हैं कि बहुत, सबको पता है कि वो बहुत शाय हैं, और वो कभी कैमरा फेस नहीं करते, वो ज़्यादा पब्लिक अपीयरेंसेस नहीं करते. बट उसमें उन्होंने एक बड़ी कमाल की बात की है नेपोटिज्म के बारे में, कि लाइक जैसे उनके जो भाई हैं उदय चोपड़ा, वो एक्टर बनना चाहते थे, और उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में भी काम किया, सब कुछ किया, लेकिन वो खुद इस बात को बोलते हैं कि ऑडियंस किसको पसंद करेगी ये कोई नहीं बता सकता. आपके अंदर टैलेंट है तो भी हो सकता है आपकी ऑडियंस पसंद ना करे. आपके पास कनेक्शंस हैं तो भी ये ज़रूरी नहीं है कि आप उस फील्ड में सक्सेसफुल हो गए या नहीं हो गए. सो डेफिनेटली बीइंग अ नेपो किड, और डेफिनेटली कमिंग फ्रॉम अ नेपोटिज्म बैकग्राउंड, नेपो बैकग्राउंड, इट डज गिव यू अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. बट आई थिंक आपकी एंट्री इजी हो जाती है उस प्लेटफॉर्म पर. एब्सोल्युटली. और वो हर फील्ड में है. जावेद अख्तर साहब कहते हैं कि अगर एक बिजनेसमैन है और वो अपने उसके पास पैसा है, और उसके पास एक बहुत बड़ा बिजनेस प्लेटफॉर्म है, तो उसके बेटे को वो देगा ना. वो आप अपने बेटे को या आप अपने बच्चों को जो आपके पास है वही दोगे. आज एक डॉक्टर है तो वो अपने बच्चे को वो डॉक्टरी वाला माहौल देगा जो उसको विरासत में मिल रहा है. नेपोटिज्म क्या है कि बेसिकली आपको एक चीज़ जो आपके पास है वो आप अपने बच्चों को दे रहे हो. इसमें कुछ गलत नहीं है. जो हर प्रोफेशन में वो चीज़ होती है. आज हमारे साथ ये कैमरामैन है, तो इनके जब बच्चे बड़े होंगे तो इनके पास, इनके घर में वो कैमरा का सेटअप, उस कैमरा की नॉलेज, एक रॉ नॉलेज होगी. वो एक आपके पास या मेरे पास या एक दूसरे बैकग्राउंड से आने वाले बंदे के पास नहीं होगी. तो चाहे वो एक छोटे से छोटा प्लेटफॉर्म हो, चाहे बड़े से बड़ा प्लेटफॉर्म हो, आपको
उस चीज़ का फ़ायदा डेफिनेटली होता है, लेकिन उससे आप क्या निकल के बन पाते हैं या क्या कर पाते हैं, दैट्स ऑल इन योर डेस्टिनी। सो तो जब आपने थिएटर्स करे, प्लेस करे, तब आपके पास तो वैसे कुछ ऐसा था नहीं कुछ भी सपोर्ट, नहीं था। तो इंडस्ट्री में एंट्री कैसे हुई? Good question. So there's a long journey. So when I was in Delhi, जब मैं दिल्ली गया अपने एक्टिंग कोर्स के लिए, तो मेरे बड़े भैया उस वक्त ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली जोधपुर में काम करते थे। Okay. उनको उनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी, तो वो गाते भी थे। और तो मुझे वो रेडियो पे अनाउंसर थे, कैजुअल अनाउंसर थे। तो मुझे तब से ये मन में था कि यार मैं भी रेडियो करूँगा। यू नो, दिस इज़ हाउ आई रियली काइंड ऑफ गॉट इनटू द एक्सपोजर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। तो जब मैं दिल्ली गया, अपना कोर्स कर लिया मैंने, तो उसके बाद 3-4 महीने का जो कोर्स था वो ख़त्म होने के बाद मैं दिन भर क्या करूँगा? जी। तो शाम को हमारी क्लासेस होती थी थिएटर की, जब मेरा कोर्स ख़त्म हो गया उसके बाद में, क्योंकि मैंने हमारे बैरिस्टर के का एक थिएटर ग्रुप था, उसी को ज्वाइन कर लिया था। तो हम एक प्ले करते थे, शाम की रिहर्सल होती थी 6 से 9-10 बजे तक। तो मैंने बोला कि यार अब तो कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रेजुएशन आपने कर ली थी, कोर्स आपने कर लिया। तो मैंने ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली का एज अ आरजे मैंने ऑडिशन दिया वहाँ पे। ओके। एंड 2,500 लोगों ने ऑडिशन दिया था, एंड उसमें से 5 जनों का सिलेक्शन हुआ था। तो एंड आई वाज़ वेरी फॉर्चुनेट कि मैंने पहली बार में वो ऑडिशन क्रैक कर लिया। तो वहाँ से मेरी आर्टिस्टिक जर्नी की शुरुआत हुई। और ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली का जो मंच है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा ब्रॉडकास्टिंग हाउस है। ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली ब्रॉडकास्टिंग मतलब जो रेडियो पे जो होता है उसे ब्रॉडकास्ट कहते हैं। तो वहाँ पे मुझे शो करने का मौका मिला, मेरी ट्रेनिंग हुई। दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत बड़े-बड़े जो प्रोफेसर्स होते हैं उन्होंने आके हमको सिखाया कि कैसे शब्दों को बोला जाता है, कैसे स्क्रिप्ट बनाई जाती है, कैसे आप ऑल इंडिया रेडियो पे जैसे जब जाते हैं माइक पे, तो हमारी प्रॉपर बाकायदा ट्रेनिंग हुई थी। और मेरे साथ बहुत आई वाज़ वेरी फॉर्चुनेट टू हैव अ वंडरफुल बैच। जो हम लोग 5 जने थे उसमें से मैं आपको बताऊं, कनू बहल जो बहुत बड़े डायरेक्टर हैं आज की तारीख में, जिन्होंने अभी एक फ़िल्म बनाई है आगरा, जो बहुत ही बोल्ड फ़िल्म है, बहुत ही अभी कांस में भी वो फ़िल्म गई थी लास्ट ईयर, बहुत ही क्रिटिकली अक्लेम्ड डायरेक्टर हैं, वो मेरे साथ थे। और उनकी एक्स वाइफ जो नम्रता राव, जो 3 टाइम नेशनल, आई थिंक 5 टाइम नेशनल अवार्ड विनर एडिटर हैं, वो मेरे साथ एनडीटीवी में उस वक्त काम करती थी, वो थी। और ऋचा करके एक आपने शायद देखा होगा, एक बहुत बड़ी एंकर बन गई हैं अब, लाइफ विद ऋचा करके वो शो करती हैं, पॉडकास्ट करती हैं। या वो भी मेरे साथ थी उस टाइम, उसी बैच के अंदर, ऑल इंडिया रेडियो वाले में। तो हम 4-5 जनों का बहुत कमाल का ग्रुप था। तो वी हैड अमेजिंग टाइम। तो मैंने 3 साल 2 साल दिल्ली में ऑल इंडिया रेडियो का मैं काम किया, जब मैं साइमल्टेनियसली दिल्ली में थिएटर कर रहा था बैरी जॉन सर के साथ में। तो कुछ 4,000-5,000 रुपये मिलते थे महीने के। एंड फिर वहाँ से 2 साल मैंने जब वो काम किया, उसके बाद क्योंकि जब मैं मुंबई आना चाहता था काम करने के लिए, बिकॉज ऑफ कोर्स पूरी इंडस्ट्री मुंबई में है। तो मैं मुंबई गया और मैंने अपना ट्रांसफ़र, तो उस वक्त मतलब ऐसे ऑल इंडिया रेडियो में नहीं होता है, बट चूँकि मेरे पास एक बैकग्राउंड था तो मैं ऑल इंडिया रेडियो मुंबई गया। मुंबई जाके मैंने वहाँ पर फिर से ऑडिशन दिया और मेरा वापस वहाँ सिलेक्शन हुआ। तो वहाँ वैसे मैं मुंबई पहुँचा और दिस इज़ हाउ आई स्टार्टेड माई जर्नी इन बॉम्बे। क्योंकि मैं एकदम नॉन फिल्म बैकग्राउंड से आया था, कोई मुझे जानता नहीं था, मैं किसी को नहीं जानता था। मुझे आज भी याद है, मैं अपना कीबोर्ड लेके मुंबई स्टेशन पे खड़ा था अपना सामान के साथ में, और मुझे नहीं पता था कि मुझे कहाँ जाना है। एक फ्रेंड के घर गया, वहाँ पे मैं थोड़े दिन रहा। एंड उसके बाद मतलब काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें हुई। और तो दिल्ली में जो मेरा एक बैकग्राउंड बन गया था, वहाँ से मैंने शुरुआत की। दिल्ली में मैंने म्यूज़िक सिखाया, क्योंकि मैं खुद अपने पैसे कमाना चाहता था, घर से सपोर्ट नहीं लेना चाहता था। यू नो यू आर एट दैट स्टेज व्हेन यू आर यंग कि अब मैं घर से पैसे नहीं मंगाऊंगा एंड ऑल दैट। तो वो सब एक जर्नी थी। जब मैंने ऑडिशन दिया और जब मैं वेट कर रहा था कि अब आने वाला है रिज़ल्ट, तो फॉर एग्ज़ाम्पल 2 तारीख को रिज़ल्ट आने वाला था। 1 तारीख आ गई, अब मेरे को ऐसा लगे कि यार आया नहीं अभी तक कोई कॉल। 2 तारीख हो गई, 3 तारीख हो गई, 4 तारीख हो गई, और मैं आई वॉज़ वेरी होपफुल कि शायद मेरा हो जाएगा। 5 तारीख तक भी जब फ़ोन नहीं आया तो मेरे से रहा नहीं गया। मैंने ऑल इंडिया रेडियो फ़ोन किया
ऑल इंडिया रेडियो के, और वहाँ पर ऐसा डायरेक्ट नंबर नहीं होता था। आपने सामने से phone मैंने किया? सामने से फ़ोन किया ऑल इंडिया रेडियो, और मैंने उनको वहाँ पर, वो उस ज़माने में ऐसे एक्सटेंशंस होते हैं, क्योंकि ऑल इंडिया रेडियो इज़ अ ह्यूज बिल्डिंग, हज़ारों वहाँ पर एक्सटेंशंस हैं, हज़ारों फ़ोन नंबर्स हैं। तो आपको पर्टिकुलर एफएम में उस वाले में मैंने उनको बोला कि मैं ये बात कर रहा हूँ, मुझे उस डिपार्टमेंट में बात करनी है। मैं वहाँ तक पहुँचा, तो उन्होंने बोला कि, मैंने कहा सर वो रिज़ल्ट आ गया उसका, ऑल इंडिया रेडियो का? तो बोले हाँ वो तो आ गया, और सारे वो कल से वर्कशॉप भी शुरू हो रही है। तो मैंने कहा सर कितने लोगों का हुआ है, क्या हुआ है? जिन-जिन का हुआ है उनको बता दिया है। तो मैंने कहा अच्छा सर सबका हो गया? तो बोले हाँ। अ, आपका नाम क्या है? मैंने बोला सर अनुज नाम है मेरा। तो बोले कि अनुज अरोरा? मैंने बोला हाँ। तो बोले आप फ़ोन ही नहीं उठा रहे हो, हमने अब इतनी बार आपको फ़ोन लगाया हमने, आप कहाँ थे आप अपने फ़ोन पे क्यों नहीं आ रहे हैं? मैंने कहा सर लेकिन मुझे तो कोई फ़ोन नहीं आया। बोले हमने इतनी बार आपको फ़ोन लगाया, आप अनुज अरोरा हो ना? 5 जनों का सिलेक्शन हुआ है, 4 लोग तो आ गए हैं, आप कहीं मिल ही नहीं रहे हो हमको। And I was so emotional at that time. I was so shocked. Actually, जो आंटी जिनके घर में मैं रह रहा था, वो थोड़ी खड़ूस थी। तो उन्होंने उनको बोला बहुत बार कि मेरे से बात करने के लिए, लेकिन उन्होंने मुझे इन्फॉर्म ही नहीं किया। तो उन्होंने बोला कि अगर आज आप फ़ोन नहीं करते, तो कल से आप वर्कशॉप शुरू हो रही है, ट्रेनिंग जो 1 महीने की ट्रेनिंग होती है, और अगर आप फ़ोन नहीं करते तो आपका मतलब सिलेक्शन नहीं होता और हम पहुँच ही नहीं पाते आप तक। तो आप फटाफट आइए और आपका जो जॉइनिंग लेटर है वो लीजिए और कल से ट्रेनिंग पर आइए। एंड एक्चुअली लिटरली मैं 2 दिन लेट हो गया था, क्योंकि उससे पहले क्या होता है, ओरिएंटेशन होता है। तो वो उस ओरिएंटेशन में सब जने होते हैं, बुलाते हैं। उस ओरिएंटेशन में मैं जा ही नहीं पाया, क्योंकि मेरे को इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिली थी। सो मतलब फाइनली मतलब मेरा सिलेक्शन हो गया था। मैं गया वहाँ पे, और फिर आई बिकेम अ पार्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। सो वो एक फीलिंग बहुत अलग तरह की होती है, बिकॉज़ यू आर हार्डली इन योर 20s, और इतने बड़े शहर में, जब मैं दिल्ली गया यहाँ से, तो जोधपुर बहुत छोटा शहर हुआ करता था उस टाइम। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा कल्चर शॉक था कि मैं यहाँ पे इतने छोटे से शहर में, जहाँ कुछ हज़ार लाख लोग हैं, और वहाँ दिल्ली जैसे महानगर में बहुत बसों में धक्के खाए, बहुत गलतियाँ करी, गलत रास्तों पे चला जाता था, भटक जाता था। बट दैट एक्सपीरियंस टॉट मी द मोस्ट। मैं हमेशा बोलता हूँ कि दिल्ली ने मुझे बहुत रुलाया, लेकिन दिल्ली ने मुझे सबसे ज़्यादा सिखाया भी, क्योंकि मेरे लिए वो इतना एक अलग तरह का मंच था, वो शहर अपने आप में। और कभी मोबाइल फ़ोन मेरा गुम हो गया वहाँ पे, एक बार मुझे याद है, मेरा पर्स किसी ने चुरा लिया बैग में से। सो बट ये चीज़ें आज मुझे लगता है कि मेरी इस जर्नी का, उस ग्रोथ का इतना एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, कि जब तक अगर वो चीज़ें नहीं होती, आप अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर नहीं आते, तब तक आप सीख ही नहीं पाते हो कुछ। तो वो जो 2500 लोगों के बीच में 5 जनों में जो सिलेक्शन हुआ, उफ़! वो आज भी मेरे रोंगटे खड़े करती है वो चीज़, और आई रियली एम वेरी फॉर्च्यूनेट कि मुझे एआर में काम करने का मौका मिला। आजकल पेरेंट्स बहुत ज़्यादा बच्चों को लेके सिक्योर रहते हैं कि नहीं, हम हमारे बच्चे को नहीं भेजेंगे यहाँ पर, और उसे किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। भाई हमारे पास में अगर कुछ है तो हम उसे वो सारी फैसिलिटीज़ देंगे। बट आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या बताना चाहोगे कि जैसे आपने दिल्ली की बस में धक्के खाए हैं, ठीक है, अकेले आपने पीजी में रहा, इतने साल आपने स्ट्रगल किया, तो क्या लगता है हर एक लड़के को, या इट्स नॉट पर्टिकुलर अबाउट द मैन, कोई भी हो सकता है, मैन एंड वुमेन, तो क्या आपको लगता है कि अपनी लाइफ के अंदर हर इंसान को सारी चीज़ें खुद से एक्सपीरियंस करनी चाहिए? ऑफ कोर्स करनी ही चाहिए। मतलब आप एक एज के बाद में, जब आप जैसे 20-21 साल के हो जाते हैं, व्हेन यू बिकम एन एडल्ट, तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रैवल अलोन। मैंने बहुत किया है। एंड यू बेसिकली कमिंग आउट ऑफ द कंफर्ट जोन, आप तभी सीख पाते हो जब आप गिरते हो, और आप तभी गिरोगे जब आप चलोगे। तो जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आओगे, जब तक आप अपने मम्मी पापा की उस शैडो से बाहर नहीं आओगे, जो वो आपको देते हैं, जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक इम्पॉर्टेंट है, बट आफ्टर दैट यू हैव टू एक्सप्लोर ऑन योर ओन, यू हैव टू चूज़ योर ओन पाथ। बेसिकली द पाथ चूजेज यू, वो बुला लेती है चीज़ आपको। और शायद जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो वो भी आपको चूज़ करती है। एब्सोल्युटली आई ट्रूली बिलीव इन डेस्टिनी। मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पर पहुँचने के लिए आप जो जिस चीज़ के लिए आप पैदा हुए हो, जहाँ पर आपको पहुँचना है, वो चीज़ आपको बुला ही लेती है अपनी तरफ। किस्मत उठा के फेंक देती है आपको वहाँ पर जहाँ आपको जाना होता है, चाहे आप चाहो या ना चाहो। मेहनत करने के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी मिलना, हर जने के
नसीब में नहीं होता है कि मैं मेहनत भी कर लूँ। हम ये सोचते हैं कि मैं आज सुबह उठ के ये कर लूँगा, लेकिन अगर हमारी किस्मत में नहीं लिखा होता है, तो वो नहीं हो तो वो नहीं हो पाता है वो चीज़। तो वी आर रियली, मुझे ऐसा लगता है वी शुड बी वेरी, वेरी ग्रेटफुल कि वी हैव बीन गिवन अ ग्रेट लाइफ, ये ज़िंदगी अगर हमको जो मिली है। और हम बहुत सारी चीज़ों में, ऐसी चीज़ों में उलझ जाते हैं जहाँ पर हमको थैंकफुल होना चाहिए, ग्रेटफुल होना चाहिए जिस चीज़ के लिए, जो भी हमारे पास है, हम नहीं होते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लिटरली लगता है कि हमारे हाथ में एक्चुअली कुछ होता नहीं है। लाइफ इज़ रियली रैंडम। हम यहाँ पर हैं, ये हमने प्लान नहीं किया। ऐसे बहुत सारे, जैसे मैं आजकल कई बार ये देखता हूँ, जैसे मैनिफेस्टेशन की बात होती है कि मैंने ऐसा सोचा था, इसलिए मैंने ऐसा वो कर लिया। मैं ऐसे कितने नाम गिना सकता हूँ, ऐसे कितने सारे लोगों के इंटरव्यूज़ हम देखते हैं अक्सर, जो ये कहते हैं यार मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मैं एक्टर बनूँगा, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मैं इंजीनियरिंग करूँगा, मैं तो डॉक्टर बनना चाहता था। मैंने भी नहीं सोचा था पॉडकास्ट स्टार्ट करूंगा। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। सो व्हाट अबाउट दैट? आप अगर मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं कि मैंने ऐसा सोचा था इसलिए मैं यहाँ पर आ गया, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सक्सेसफुल हैं, जिनके हम एग्ज़ाम्पल देते हैं। वो कहते हैं यार बाय फ्लूक हो गए हम तो। हमने कभी ज़िंदगी में ऐसा प्लान ही नहीं किया हम ये करेंगे, लेकिन वो हो गए। मैं आज सुबह अभी किसी के साथ बैठा हुआ था। जोधपुर के एक बहुत फ़ेमस बड़े बिज़नेसमैन कह लीजिए, वो उनसे संपर्क में हैं। मैं उनका नाम नहीं लूँगा। तो उनके पापा की चाय बिस्किट की दुकान थी, किराना की दुकान, जो जिसमें को टॉफ़ी और बिस्किट और वो, और आज की तारीख में आई थिंक दैट गाय इज़ द मल्टी मिलियनेयर गाय ऑफ द सिटी। तो वो उस बैकग्राउंड से आए, जहाँ उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि हम स्कूल भी ढंग से जा पाएँगे या नहीं जा पाएँगे, राइट? और आज वो इस मुकाम पर हैं जहाँ पर वो बहुत बड़े-बड़े सीएस को जॉब देते हैं, या बहुत बड़े-बड़े प्रोफ़ेशनल्स उनके अंडर में काम करते हैं। तो आप कुछ भी प्लान नहीं कर सकते। लाइफ इज़ रियली रैंडम। सम थिंग्स हैपन टू यू व्हेन दे हैड टू हैपन। सो वी कैन रियली एम्ब्रेस दैट रैंडम पार्ट, दैट अनसर्टेनिटी जो हमको मिली है, और वी कैन जस्ट बी इन द मोमेंट एंड बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट वी हैव बीन गिवन। मे भी शायद मैनिफेस्टेशन का जैसे लोग कहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगर आप अपने लिए नेगेटिव बोलते ज़्यादा है तो शायद आप अपनी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में वो काम कर सके। तो शायद आई थिंक मे बी मैनिफेस्ट अगर आप किसी चीज़ को, वो एक अलग चीज़ हो गई ना। बीइंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव इज़ अ डिफरेंट थिंग। लाइफ हाउ इट वर्क्स फॉर मी, मुझे ऐसा लगता है वी ऑल आर अ प्रोडक्ट ऑफ आवर कंडीशनिंग। हम बचपन में किस माहौल में पल बढ़ रहे हैं, हमारे टीचर्स कौन हैं, हमारे दोस्त कौन हैं, हम वो चूज़ नहीं करते हैं, वो हमको मिल जाते हैं, वो हमारे हाथ में नहीं होता है, और उनका हमारी पर्सनैलिटी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। हम किस घर में पैदा हुए हैं, पहले तो वो हमारे हाथ में नहीं है। बिल्कुल। उसके बाद हमारे आसपास के पड़ोस में कैसे लोग हैं, वो हम पे क्या इम्पैक्ट डाल रहे हैं, कैसे हमको मोटिवेट कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं, हमारे टीचर्स हमारे साथ कैसे बर्ताव कर रहे हैं। तो हमारी सबकी कंडीशनिंग होती है। हम 15 साल तक के होते हैं ना, तब तक हम एक अलग तरह की पर्सनैलिटी ले चुके होते हैं, जो हमको उन लोगों से मिलती है जो हम चूज़ नहीं करते हमारे आसपास। तो हम ये जज नहीं कर सकते कि हम अगर नेगेटिव हैं तो नेगेटिव क्यों हैं। अगर कोई भी इंसान नेगेटिव या पॉजिटिव होता है तो उसके पीछे उसका खुद का हाथ इतना नहीं होता है जितना कि उसके माहौल का होता है, जो उसको बाय चांस मिला होता है, राइट? कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही बिलो द पॉवर्टी लाइन में पैदा होते हैं, लेकिन आगे जाके आईएएस ऑफिसर्स बन जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बहुत बड़े-बड़े लोगों के घर में पैदा होते हैं, लेकिन they commit suicide. They get into depression, they get into violence, they get into something very criminal background. So मैं ये कह रहा हूँ कि it's not in our hands. ओशो एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि अगर कि आप किसी को बदलने के लिए मत जाओ, किसी को चेंज करने के लिए मत जाओ। आपको देख के अगर कोई बदल ले अपने आप को, तो कितनी सुंदर बात है ना? तो ऑफ कोर्स I think we should all have gratitude for what we've been given, and we should be very happy and be very positive about जो हमको मिला है ज़िंदगी में, और उससे हम क्या बेस्ट बना सकते हैं अपने साथ। तो I think that's something which जब आपका वो सिलेक्शन वगैरह सब कुछ हो गया था, तो आप सीआईडी जैसे इतने बड़े टीवी रियलिटी के शो का एक जो पार्ट है, कैसे बने आप उसका?
क्योंकि So, अपने आप ने हम जैसे हम छोटे से बड़े सिर्फ सीआईडी देख के बड़े हुए एंड इट बीन सो 18 ईयर्स से ज्यादा हो गया है कि वो शो आज भी टीवी पर चल रहा है। इतने बड़े शो का एक हिस्सा बनना आपके लिए कितनी बड़ी बात थी? yeah, of course, it was a very big, feeling. It was a very big achievement for me at that time. तो जब जैसे मैंने बोला कि मैं जब दिल्ली से जब मैं मुंबई गया और वहाँ पे मैंने रेडियो से शुरुआत करी वापस, क्योंकि मेरे पास करने के लिए कुछ था नहीं, तो मैंने दिबाकर बनर्जी को असिस्ट करना शुरू किया। उसकी भी एक बैकग्राउंड ये है कि मैं जब दिल्ली में था तो मैंने और एनडीटीवी में भी काम किया है 2 साल। Okay. आई यूज्ड टू वर्क एज एन असिस्टेंट प्रोड्यूसर। एनडीटीवी में एक शो आया करता था, गुस्ताखी माफ, एक पपेट शो आता था, अभी भी आता है वो, सटायर शो है वो। तो मैं जब थिएटर कर रहा था दिल्ली में, तो एनडीटीवी के अंदर ये अनाउंसमेंट आया कि एनडीटीवी इज़ लुकिंग फॉर एक्टर्स फॉर दिस शो। तो मैंने भी ऑडिशन दिया एंड आई गॉट सेलेक्टेड। सो वहाँ पे मैंने 2 साल जब काम किया दिल्ली में, और उसके बाद जब मैं मुंबई आया तो एनडीटीवी के ही किसी बंदे ने मुझे बोला कि तुम वहाँ जाओ, मेरे को बिकॉज आई वांटेड टू मीट पीपल कि यार मैं कैसे शुरुआत करूँ। तो मैं उनके पास गया तो उन्होंने बोला कि एक डायरेक्टर हैं जो असिस्टेंट्स ढूंढ रहे हैं, तुम जाके और ऑडिशन उनसे जाके मिल लो। तो दिबाकर बनर्जी उस वक्त बहुत बड़े एड फिल्म मेकर थे, डायरेक्टर थे, आज भी हैं। फिर बाद में वो फिल्मों में भी आ गए, बहुत उन्होंने फिल्में बनाई, कमाल की अच्छी अच्छी। तो दिबाकर बनर्जी को मैंने असिस्ट किया, और जब मैंने ऐसे शुरुआत की, मतलब मैं, क्योंकि मैं जानता ही नहीं था कि ऑडिशंस कैसे देते हैं, मैं किससे जाके मिलूं, ऑफिसेस कहाँ पर हैं, मुझे कुछ नहीं पता था। तो मैंने रेडियो करना शुरू किया साथ साथ में, जब मैं फ्री होता था, क्योंकि रेडियो के शोज हफ्ते में 2 दिन होते थे। तो साथ साथ में मैंने असिस्ट करना शुरू किया। फॉर्चुनेटली मुझे मिला चांस दिबाकर को असिस्ट करने का। तो मैं ऑडिशंस लेता था, मैं कॉस्ट्यूम देखता था, मैं प्रोडक्शन के सारे काम करता था। तो जब एक्टर्स आते थे ऑडिशन देने, तो मुझे पता चला कि अच्छा ऐसे खड़े होके अपना इंट्रोडक्शन दिया जाता है, अपना नाम बोला जाता है, नंबर बोला जाता है, हाउ सो आई हैव लर्नड ऑन द जॉब। उसके बाद मैंने 1-1.5 साल जब वहाँ पर काम कर लिया, और मुझे लगा कि ना अब मैं थोड़ा सा शहर भी जान गया हूँ, क्योंकि मुंबई अपने आप में एक बहुत अलग तरह की सिटी है। ट्रेन्स में ट्रैवल करना, लोकल ट्रेन्स, दे आर वेरी crowded all the time, very hectic and it's a very big challenge। मुंबई में रहना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, काम ढूंढने से भी ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है। तो फिर मुझे पता चलने लगा कि अच्छा कास्टिंग कोऑर्डिनेटर्स कैसे होते हैं, कैसे ऑडिशन देना होता है। फिर मैंने ऑडिशन देना शुरू किया। तो या आई काइंड ऑफ ग्रेजुअली, पहले मैंने बहुत बार फेल हुआ और सिलेक्शन नहीं हुए। फिर एक सीरियल मिला मुझे, जो मेरा पहला शो था, ट्विंकल ब्यूटी पार्लर, सोनी टीवी पे आता था वो, सोनी सब पे आता था। फिर धीरे धीरे ऑडिशंस क्रैक होना शुरू हुआ, काम मिलना शुरू हुआ। तो जब पहला सीआईडी आया तो आई वाज ऑन द क्लाउड 9 कि अरे सीआईडी में काम मिले, क्योंकि ऑफ कोर्स मेरे लिए भी वही था कि यार ये देख देख के बड़े हुए हैं, और वही सीरियल करना, और वही दया को देखना, और एसीपी प्रद्युमन को देखना, अभिजीत को देखना, और उनके साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं, या उनके साथ में बैठ के लाइन्स ले रहे हैं, रिहर्सल कर रहे हैं। सो इट वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। और मैं आपने सीआईडी की बात की तो मैं बताऊं, आज भी सीआईडी के मेरे जब रेपिटेटिव जब एपिसोड्स आते हैं, आई थिंक मैंने कुछ 15 या 20 एपिसोड किए हैं सीआईडी के, मैंने काफ़ी सारा काम किया है सीआईडी के अंदर। तो मुझे आज भी सीआईडी लोग देखते हैं, वो रिपीट वाले जो एपिसोड्स, और मुझे फ़ोन करते हैं, स्क्रीन पे फ़ोटो खींच के भेजते हैं, अरे यार देख हम तेरे को देख रहे हैं, या अरे तेरा ये एपिसोड आ रहा है, या अरे भैया वी रियली सॉ, वी लाइक दिस। सो सीआईडी वाज डेफिनेटली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अ वेरी बिग, इट वाज अ वेरी हाई पॉइंट इन माय लाइफ कि सीआईडी कर लिया, तो लाइक हाँ चलो यार सीआईडी कर लिया, मतलब कुछ अच्छा अचीव कर लिया है। कोई किस्सा सीआईडी का ऑफ स्क्रीन? बहुत सारे हैं। मुझे याद है एक्चुअली दया सर को बहुत पसंद है म्यूज़िक, उनको म्यूज़िक का बहुत शौक है। तो मैं कहीं से एक बार शो करके आ रहा था, तो मेरे गाड़ी में मेरा कीबोर्ड पड़ा हुआ था, तो मैं डायरेक्टली शो करके और मैं शूट के लिए पहुंचा, और हम लोग वैनिटी में बैठे हुए थे, तो मैं कुछ फ्री था तो मैं बजा रहा था ऐसे ही। क्योंकि क्या होता है जैसे शूट में यू ऑलवेज हैव टू वेट अ लॉट, लाइट्स लग रही हैं, काम हो रहा है, दूसरे शॉट्स हो रहे हैं, तो मैं बजा रहा था, तो एकदम से पास वाले रूम में दया सर थे, तो ही लाइक्ड माई म्यूज़िक सो मच, क्योंकि मैं कीबोर्ड पे कुछ बजा रहा था, टाइम पास कर रहा था। तो उनको इतना अच्छा लगा कि वो आए। उसके बाद हम लोग 2 घंटे बैठ के उन्होंने जैम किया मेरे साथ, और मुझे अपना पर्सनल नंबर दिया, और मतलब उसके बाद से लेके आज तक वो हमेशा मुझसे टच में रहते हैं,
उनका सामने से चला के मेरे को होली दिवाली पे या न्यू ईयर पे या जैसे मैंने कभी मैसेज किया तो जवाब आता है यार तूने बहुत अच्छा किया यार, तेरा म्यूज़िक मुझे बहुत अच्छा लगा। या अगर मैंने कोई ऐड किया या कोई सीरियल किया है तो बहुत सारी यादें हैं सीआईडी की। और मुझे याद है एक बार वो प्रद्युमन सर ने भी बड़ा गुस्सा किया था मेरे पे एक बार। हम कुछ सीन कर रहे थे और मैंने वो मतलब जैसे वो बहुत सीनियर हैं तो मैं उसको अपने तरीके से कर रहा था, बट वो चाहते थे कि नहीं वो इस दूसरे तरीके से हो। एंड मैं उस वाले पर्टिकुलर उस एपिसोड के अंदर मैं आई वाज द मेन एंटेगनिस्ट, मतलब विलेन था मैं उस पर्टिकुलर उसका। तो जब बाद में खुलासा होता है ना जिसमें थप्पड़ वप्पड़ पड़ता है तो वो था। तो उन्होंने मुझे बड़ा डांटा कि नहीं इस सीन को ऐसे नहीं ऐसे करो। फिर बाद में बड़े प्यार से समझाया कि देखो यू नो ऐसे करते हैं तो ऐसा होता है। सो आई हैड अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू लर्न फ्रॉम सम नाइस पीपल। तो सीआईडी की हैं बहुत सारी यादें। बहुत मतलब अच्छा, एक होता है ना कि जब आपने बताया कि भाई लोग आपको देख के फ़ोन कर रहे हैं कि हाँ भाई हम तुम्हारे को देख रहे हैं टीवी के ऊपर, तो उस टाइम ऐसा लगता है कि नहीं अब मैंने ज़िंदगी में कुछ किया है। एक फीलिंग आती है। मतलब या आई मीन ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लगता है कि व्हेन योर वर्क गेट्स वैलिडेशन कि यार लोग आपके काम को पसंद कर रहे हैं, लोग इंस्पायर हो रहे हैं और चला के आपको फ़ोन करते हैं। तो और वो एक होता है ना कि दे वांट टू बी एसोसिएटेड विद यू। यार अरे ये तो मैं जानता हूँ उसको यार, अरे ये सीआईडी में आता है, ये करता है या वो करता है, या इसने ये फिल्म की है या इसने जो भी। तो ऑफ कोर्स इट रियली फील्स ग्रेट। और जो इतने सालों का जो एक मेहनत है, जो जर्नी रही है, मतलब ऑफ कोर्स मेहनत तो जो जो ऊपर वाले ने करवा दी या इस एग्जिस्टेंस ने करवा दी। सो ऐसा लगता है कि या आई मीन इट इज़ अ ग्रेट फीलिंग दैट पीपल एक्नॉलेज योर वर्क एंड दे कॉल यू फॉर योर वर्क कि यार हमने तुझे टीवी पे देखा या बहुत अच्छा लगा तेरा काम देख के, हम तेरे वीडियोस देखते रहते हैं। सो बहुत अच्छा लगता है। सो या इट इज़ अ ग्रेट फीलिंग। कोई ड्रीम रोल कि अब आप करना चाहते हैं आने वाले इन 5 सालों में? 5 नहीं यार 50, अभी तो बहुत काम करना है। ओके 50। सो आई हैव डन अ वेरी इंटरेस्टिंग रोल। एक वेब सीरीज़ मैंने अभी करी है जो होपफुली आई थिंक इस साल या अगले साल आने वाली है, आनी चाहिए। और उसमें बहुत अच्छे को स्टार्स हैं मेरे। पीयूष मिश्रा जी हैं, दिग्मांशु धूलिया जी हैं। एक इट्स वेब सीरीज़ कॉल्ड एनार्की जो रायपुर में शूट हुई है। उसमें मैंने एक किन्नर का रोल किया है। इट्स अ ट्रांसजेंडर जो 1980s के वक्त की फिल्म है, वो वेब सीरीज़ है। सो वो मेरे लिए एक बहुत चैलेंजिंग रोल था। और मुझे लगता है आई वाज वेरी फॉर्चुनेट टू प्ले दैट काइंड ऑफ अ रियल लाइफ कैरेक्टर। क्योंकि ये सीरीज़ भी एक रियल लाइफ स्टोरी पे, एक रियल लाइफ कैरेक्टर पर, एक डॉन माफिया टाइप की फिल्म है। तो या दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। ड्रीम रोल तो ऐसा होता है कि हर रोल मुझे लगता है कि बहुत अपने आप में एक अलग चैलेंज लेके आता है। बट डेफिनेटली कुछ ऐसे रोल्स होते हैं, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो आपको बहुत कम प्ले करने को मिलते हैं, जैसे जो ट्रांसजेंडर की मैं बात कर रहा हूँ। सो या आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट कैरेक्टर एंड दैट वेब सीरीज जब भी वो आए। कभी कभार कुछ रोल्स होते हैं ना जो मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं, लाइक बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज भी होती है, या कभी अपन वो प्ले ख़त्म करने के बाद में भी एक्चुअली अपन उस कैरेक्टर में रहते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आप कंटिन्यू उस कैरेक्टर में ही हैं प्ले ओवर होने के बाद में भी? एक्चुअली मेरे साथ ऐसा इतना वो नहीं होता। ऑफ कोर्स फॉर द टाइम बीइंग यू आर इनटू दैट फेज एंड जब आपका वो शो ख़त्म हो जाता है या प्ले ख़त्म हो जाता है तो आप you take a breather time for yourself because you have to get on to the next one, right? So for me it is not very difficult to kind of leave that role and then जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो बोलते हैं कि अरे यार बहुत वो मैं उस चीज़ में चला गया था और मुझे कैरेक्टर में चला गया था। और क्योंकि life is just going, it's going on. Like once you are out of the set you have so many other things to look up to, तो you just move on. ये एक्चुअली मैंने इसलिए पूछा था क्योंकि सलमान खान की एक मूवी आई थी तेरे नाम। तो उसमें उन्होंने जो वो राते भैया वाला जो कैरेक्टर प्ले करा था, उसके बाद में उन्होंने आपकी अदालत में या कहीं पे एक इंटरव्यू में कहा था कि लाइक वो उस कैरेक्टर से कभी बाहर, मतलब
आए, लेकिन थोड़ा सा उनको वो कैरेक्टर ठीक नहीं लगा जब उन्होंने अपने आप को रियल स्क्रीन के ऊपर वो वैसा करते हुए देखा तब। तो मेरे को ऐसा था कि मैं आपके साथ में ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ क्या? I think it's a very subjective, choice. I mean, it's a very subjective thing. Each to its own वाली बात है ना कि हर इंसान के साथ में एक अलग तरह का उसकी जर्नी क्या रही है, उसकी ज़िंदगी में क्या किस तरह के लोग आए हैं, पड़ाव आए हैं या क्या एक्सपीरियंसेस हुए हैं, तो उस हिसाब से कोई एक चीज़ उनको उस पर इम्पैक्ट करती है। तो मे बी उनके साथ ऐसा हुआ होगा, बट या मतलब मेरे को कभी ऐसा ये नहीं हुआ। जैसे अभी मैं जैसे प्ले कर रहा हूँ, तो इस प्ले के टाइम पे जब मैं सेट पे होता हूँ या मैं रिहर्सल में होता हूँ, तो आई एम डेफिनेटली टू ऑल इन टू दैट मोमेंट कि मैं एक जो रोल प्ले कर रहा हूँ, इंदर करके कैरेक्टर जो मैं प्ले कर रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत अलग कैरेक्टर है मेरी। तो उसमें इंटरेस्टिंग बात ये होती है जब आप वो कर रहे होते हो ना, जब आप अलग होते हो अपनी जब नॉर्मल लाइफ में आ जाते हो, तो भी आपको वो बोलते हैं ना, भटके आते रहते हैं उस कैरेक्टर के कि यार अच्छा अगर इंदर इस टाइम पर होता तो क्या करता, वो उसको इस पॉइंट ऑफ व्यू को किस तरीके से देखता। तो वो चीज़ ज़रूर होती है कि यू स्टार्ट रिलेटिंग टू योर कैरेक्टर कि अच्छा मैं इस सिचुएशन में ऐसे नहीं करता जैसा इंदर करता है। आई थिंक कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो एक्टिंग से इमोशन और सिंगिंग से सोल कनेक्ट कर पाते हैं। आई थिंक यू आर वन ऑफ देम। अच्छा, To be honest, frankly, I just feel like you are only one of them. You are so calm and like so. I think like अभी तक के मेरे पॉडकास्ट में मुझे ऐसा लगता है कि this one is the best podcast according to me, because जब आप कभी किसी के साथ में बात करते हो ना, तो अपन उनके एक्सपीरियंसेस को जब जानते हैं ना, तो I can connect with your thoughts, with your words, the way you tell everything about your journey, the struggles, the up and down, even the bond with your mom. Especially, I like it. थैंक यू। That one is the best thing. So, थैंक यू। आपके इट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। आपके स्टूडियो में इतने अच्छे अच्छे बड़े बड़े इतने सीनियर एक्सपीरियंस लोग, पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, डॉक्टर्स, जो भी प्रोफेशनल्स आए हैं, और मुझे लगता है कि मैं तो बहुत अब उन सब से यंग हूँ और बहुत कम एक्सपीरियंसड हूँ, बट अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आई एम रियली वेरी फॉर्चुनेट एंड थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा आपको कि जैसे आपने बताया था कि लाइक जैसे सलमान की बात चल रही थी अभी कि वो हो सकता है शायद अपने कैरेक्टर, आई थिंक सिंगर्स जो होते हैं वो अपने मन को और दिमाग को बहुत ज़्यादा शांत और कंट्रोल रखते हैं। इस हिसाब से शायद आप कोई भी प्ले करते हैं या कोई एक्ट, थिएटर, ड्रामा, कोई भी आप चीज़ करते हैं तो उसमें आप फोकस रहते हैं। तो आप एक चीज़ को दूसरी चीज़ के ऊपर हैवी नहीं होने देते। या मतलब ऑफ कोर्स जैसे मैंने जो सीखा है एक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन देखें, तो जैसे अतुल मुंगिया एक बहुत सीनियर एक्टिंग टीचर हैं जिनके साथ भी मुझे काम करने का मौका मिला, और वो हमेशा एक बात कहते हैं कि दैट यू बी इन दैट मोमेंट, द ट्रूथ ऑफ दैट मोमेंट, उस मोमेंट की, उस एक्टर की, उस कैरेक्टर की जो सच्चाई है उस पर्टिकुलर मोमेंट में, आपको उसमें होना चाहिए। अगर आप वो हैं तो आप बहुत सहज काम कर रहे हैं, तब एक्टिंग नहीं लगनी चाहिए। लगती है उस वक्त ऐसा लगता है कि वो दूसरा कैरेक्टर ही बोल रहा है। सो यू बी इन दैट मोमेंट, एंड उसके लिए मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है विपश्यना ने मेरे लिए। विपश्यना, आई डोंट नो इफ यू हैव हर्ड ऑफ इट, इट्स अ मेडिटेटिव टेक्निक। विपश्यना जो गौतम बुद्ध को जो ज्ञान मिला था, जिसे हम जो से कहते हैं ना कि उनको बोध की प्राप्ति हुई जी, उसे विपश्यना कहते हैं। अच्छा। तो विपश्यना का एक कोर्स होता है जो मैंने, आई वाज वेरी फॉर्चुनेट अगेन कि मुझे उसके बारे में पता चला और मैंने वो कोर्स किया। एट दैट टाइम जब मैंने किया था तो मैं बहुत ही ज़्यादा मेंटली अपने एक बहुत लो फेज़ में चल रहा था, बिकॉज आई हैड लॉस्ट माई फादर एंड आई हैड लॉस्ट माई ब्रदर इन अ गैप ऑफ 1.5 years। तो मेरी पूरी ज़िंदगी उथल पुथल हो गई थी उस वक्त, और मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं अपनी ज़िंदगी शुरू कहाँ से करूँ। मुझे अपना सारा करियर ड्रॉप करके एक बार मुंबई से जोधपुर आना पड़ा। आई वॉज डूइंग अ वेरी बिग प्रोजेक्ट एट दैट टाइम, लेकिन मैं वो नहीं कर पाया क्योंकि ऐसे 2 हादसे हो गए थे घर में, और मुझे अपनी ज़िंदगी की को एकदम मैं स्क्रैच पे आ गया था, एकदम बॉटम पे आ गया था कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने थोड़ा ब्रेक लिया और आई डिड दिस कोर्स विपश्यना, जो मैंने इगतपुरी में जाके किया था, एंड उससे मुझे बहुत बहुत कुछ सीखने को मिला, और दैट रियली चेंज्ड my mental status at that time. I was very unstable and I was very
डायरेक्शन लेस. सो जो फोकस की आप बात कर रहे हैं या जो कामनेस की आप बात कर रहे हैं, बिकॉज मैं आपको बताऊं आदित्य, एक आर्टिस्ट की ज़िंदगी में इतना उथल पुथल होता है, बिकॉज आपकी ज़िंदगी, स्पेशली एन एक्टर, कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि आप को नहीं पता कि आपको ये प्रोजेक्ट करने के बाद में आपको काम मिलेगा या नहीं मिलेगा. सो यू आर मेंटली इन अ वेरी बिग सूप ऑल द टाइम. एंड दैट वो जो एक अनिश्चितता होती है हमारे भविष्य की कि अब हम क्या करेंगे, हाउ वी गोना फुट द बिल ऑफ आवर लाइफ. तो उस टाइम पर इफ़ यू हैव अ टेक्निक लाइक विपश्यना, विच आई वुड लव टू टेल पीपल ऑल्सो, कि अगर आपको मौका मिले तो आप ज़रूर करिएगा, बिकॉज इट्स अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस. और मेरी ज़िंदगी में एज एन एक्टर और एज अ परफॉर्मर, एज एन आर्टिस्ट, मुझे बहुत सपोर्ट मिला विपश्यना करके. सो या दैट रियली हेल्प मी अ लॉट, एंड आई स्टिल डू मेडिटेट एवरी डे. I do Vipassana every day. There is a one question in my head. I was just thinking, should I ask or not? Please go ahead. मैं कुछ नहीं करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक पंच दूंगा. You can, you have a right. But just kidding. there, like you just said that there was a moment that you are so weak, so low, and at the below level stage when you lost your father. तो अपने फादर का सिर के ऊपर से हाथ हटना, क्या फीलिंग होती है? मैं आपको क्या बताऊँ. As I said, life is very weird. बहुत. So I had a very difficult relationship with my father, to be very honest, because my father was quite dominating in the sense कि he was very strong-headed. तो हमारा रिलेशन कभी, वो होता है ना कि बहुत एक दीवार होती है बीच में, एक बहुत वैसा रिलेशन था, गैप था, बहुत क्लोज नहीं थे हम लोग, टू बी वेरी ऑनेस्ट. आई वॉज मोर क्लोज टू माई ब्रदर, एल्डर ब्रदर, हु पास्ड अवे आफ्टर 1.5 years ऑफ माई फादर्स पासिंग अवे. तो उनका जाना मेरे लिए और ज़्यादा बड़ा एक सेटबैक था. लेकिन मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ. So when my father passed away and after that my brother passed away, उसके बाद में जैसे जब मैंने बोला कि मैं बहुत लो फेज में था, तो बिकॉज मुझे अपना सारा काम छोड़ के मुंबई से यहाँ आना पड़ा अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए. तो मेरे फादर ही वॉज एन इंडस्ट्रियलिस्ट, वो एक फैक्ट्री चलाते थे, ही वॉज इनटू ऑटोमोबाइल. तो मुझे वो फैक्ट्री क्लोज डाउन करनी थी क्योंकि उनके जाने के बाद में मुझे इंटरेस्ट नहीं था. आई हैड टू रैप अप द होल फैक्ट्री, द होल मशीनरी, सब मुझे डिस्पोज ऑफ करना था. तो तब तक मेरे फादर के साथ में जो मेरा रिलेशन था वो बहुत ग्रेट नहीं था, बिकॉज उनके सोचने का तरीका अलग था. आई डोंट ब्लेम हिम. जैसे मैंने बोला कि आपके बचपन में क्या आपको माहौल मिलता है, उसके हिसाब से आपकी पर्सनैलिटी बन जाती है. फिर आप जो भी करते हो वो उस वजह से करते हो. तो उनको एक अलग तरह का माहौल मिला होगा. तो जब मैं वो प्रोसेस कर रहा था अपनी फादर की फैक्ट्री को डिस्पोज ऑफ करने का, सारा जो काम था उसको, इंडस्ट्री को, तब मैं बहुत सारे लोगों के संपर्क में आया जो उनको जानते थे. बिकॉज मैं एकदम अचानक से एक हादसा हुआ. पापा रात को एकदम ठीक थे, अगले दिन सुबह वो नहीं उठे. तो आई डिडंट नो कि मैं ये सब कैसे करूं, फैक्ट्री को कैसे क्लोज डाउन करूं, जो सामान पड़ा है, जो मशीनरी पड़ी है, उसका क्या करूं. तो मैं बहुत सारे उनके दोस्तों से मिला, बहुत सारे इंडस्ट्री के लोगों से मिला, कि हमारा रिलेशनशिप वैसा इस्टेब्लिश नहीं हुआ. ही वॉज नॉट फ्रेंडली विद अस. तो एक डर जो रहता है पेरेंट्स का, और स्पेशली राजस्थान में मारवाड़ी लोगों में होता है कि फादर, हाँ, स्ट्रिक्ट फादर होते हैं, और फादर और सन के बीच में एक फ्रेंडली रिलेशन उस टाइम तो नहीं होता था. हमारी जनरेशन में. आजकल के पेरेंट्स जो हैं वो बहुत अलग हैं, बिकॉज सोशल मीडिया ने बहुत अलग तरह का माहौल क्रिएट कर दिया है कि, एंड वैसा ही होना चाहिए. उस टाइम भी होता होगा कुछ लोगों में, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं था. हम लोग बहुत डरते थे अपने फादर से. लेकिन उनके जाने के बाद उनके दोस्तों से, उनके जो बिजनेस फ्रेंड्स थे, उनसे मिलके मुझे पता चला कि ही वॉज सो हेल्पफुल टू सो मैनी पीपल. उन्होंने कितने सारे लोगों की ज़िंदगी में कितना कुछ किया उन लोगों के लिए. तो उनके जाने के बाद में हमारे लिए कितना कुछ वो लोग वो करके गए. और ही वॉज सच अ बिग वेल विशर. उनके तरीके थोड़े डिफरेंट थे. तो बाद में अब मेरा रिलेशन मेरे फादर के साथ में बहुत अच्छा है, जब वो इस दुनिया में नहीं है. लेकिन जो कह लो, एक तरीके से कह लो कि शायद कुछ गलत फहमियाँ होंगी, या कुछ जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, या मैंने उनको अलग तरीके से समझा, या मैंने उनका एक अलग रूप देखा, वो मैं उस वक्त नहीं देख पाया जो वो थे. तो नाउ
I really feel that he was a great guy. He did make some certain mistakes which everybody does, all of us does, but it's okay. उन्होंने, अब मैं उनके वो जो पॉजिटिव साइड्स हैं उनको वो देखता देखता हूँ, और उन्होंने जो इतना कुछ हमारे लिए किया या हमारे लिए वो करके गए, मैं वो देखता हूँ और उसके लिए हर दिन उनको दिल से थैंक यू बोलता हूँ. दैट वी रियली ब्लेस्ड टू हैव. कभी अकेले बैठते हो तब याद आती है? हाँ हाँ, कई बार कई बार याद आती है, और कई बार गुस्सा भी आता है कि काश कि ये चीज़ पहले मेरे को समझ में आ गई होती, बिकॉज आई एम ऑलवेज अ वेरी अफेक्शनेट पर्सन. आपको शायद देखा होगा, आपसे भी मैं मिलूंगा तो मैं हमेशा गले मिलूंगा और झप्पी दूंगा, पप्पी दूंगा. मैं आई एम दैट काइंड ऑफ अ मैन. आई एम वेरी पॉजिटिव, वेरी एक्सट्रोवर्ट. तो मैं जो भी मेरे को फील होता है मैं दिखा देता हूँ. तो जब मेरे फादर भी जब हम ऐसा कभी कुछ ऐसे मौके आते थे, आई यूज्ड टू हग हिम एंड आई यूज्ड टू किस हिम एंड आई यूज्ड टू, बट उनका वो रेसिप्रोकेशन नहीं मुझे मिलता था. सो देयर वाज ऑलवेज दिस गैप. बट आज मुझे लगता है कि काश कि उस वक्त मैं और उनको वो अपना प्यार दिखा पाता, या उनको अच्छे से और 10-15 बार 100 बार हक कर लेता, या मैं वो जान पाता जो अब मैंने जाना है उनके जाने के बाद. So, but yeah, I remember him with a lot of love and gratitude. अब जाने से पहले अनुज अरोड़ा, जो छोटे शहर के लड़के हैं चाहे बड़े शहर के लड़के हैं, जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, उनके लिए क्या राय देना चाहेंगे हाउ टू बी एन एक्टर, और इस जर्नी को कैसे कंटिन्यू करें, ड्रॉप नहीं करें, क्योंकि इट्स अ वेरी टफ पाथ. सी हाउ टू बी एन एक्टर का तो मैं जवाब नहीं दे सकता. मतलब मुझे लगता है कि वो आपका अपना एक कॉलिंग है. मे भी शायद क्या ध्यान रखना चाहिए उन्हें अगर हाँ, वो इस अगर फील्ड आप में जा रहे एक्टिंग हैं फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, ये इसके बारे में जो भी मैंने थोड़ा बहुत सीखा है मैं उसके बारे में ज़रूर बता सकता हूँ. कि पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट आपको ये 2 चीज़ें होती है. कि एक तो ये होता है कि आप फेम के ऊपर हो कि यार आई वांट टू बी अ स्टार, सॉरी, एंड आई वांट टू have a big car and I want to have a big house and I want people to have been shouting my name and all. वो एक अलग पिक्चर होती है दिमाग में जो नहीं होता है. जब हम मुंबई जाते हैं या जब हम इस फील्ड में जाते हैं तो हमको पता चलता है कि वो सच्चाई से बहुत परे है. अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं या आप कोई भी आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, आप ज़िंदगी में कोई भी पैशन फॉलो करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि ट्रेनिंग इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपको उस फील्ड में अपने आप को बहुत अच्छे से ट्रेन करना चाहिए पहले. जिस भी शहर में आप हैं या जहाँ भी आप अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं तो आप थिएटर से शुरुआत कर सकते हैं, प्लेस से शुरुआत कर सकते हैं. उसके बाद जब आप इस चीज़ को, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो आप इम्पोज नहीं कर सकते अपने ऊपर कि मैं ऐसा करूँगा ही करूँगा. आपको वो करने में अगर मज़ा आ रहा है, अगर आप जब वो कर रहे होते हो, जब आप उस पर्टिकुलर जोन में होते हो, जैसे जब मैं स्टेज पे होता हूँ या मैं कोई डायरेक्ट डायलॉग बोल रहा होता हूँ या मैं अगर कोई शॉट में होता हूँ, तो उस वक्त मैं एक अलग जोन में ट्रांसपोर्ट हो जाता हूँ. या जब मैं कोई गाना गा रहा होता हूँ, ऐसा कई बार होता है आदित्य की, जैसे अगर मैंने गाना गाया या मैंने कुछ परफॉर्म किया या कुछ भी, तो कई बार लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि यार मतलब इट टच्ड अस वो तब होता है जब आप खुद उस चीज़ को, उस टच को फील करते हो, आपके अंदर वो चीज़ चल रही होती है, महसूस कर रहे होते हो जेन्युइनली. तो पहले तो बहुत जेन्युइन होनी चाहिए वो चीज़ कि आप एक्चुअली आप किसी से इम्प्रेस होके वो चीज़ नहीं कर रहे हो, आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप वो वाकई में करना चाहते हो. कि यार कुछ भी मेरे को मिले ना मिले, मैं करूँगा ये चीज़, मैं गाऊँगा या मैं डांस करूँगा या मैं एक्टर बनूँगा या कुछ भी. तो एक तो वो रियलाइजेशन, फिर उसके बाद में उसमें सीखना, कैसे आप उसको सीख सकते हो, बुक्स के थ्रू, क्लासेस के थ्रू, वो आप करिए. उसके बाद स्पेसिफिकली अगर आप एज एन एक्टर की बात करते हैं तो डेफिनेटली मुझे लगता है अब हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क का ज़माना है. जैसे मैंने आपको बोला कि मैं जब मुंबई गया तो मैंने सोचा कि नहीं यार, मैं तो अब घर से पैसे नहीं मंगाऊंगा या मैं अब जो भी करूँगा अपने बलबूते पे करूँगा. 2 तरह की बातें होती है. अगर आपके पेरेंट्स के पास में वो अफोर्ड कर सकते हैं, अगर पैसे हैं या वो एक ऐसा, तो आपको टाइम फ्रेम बनाना चाहिए कि 2 साल तक मैं अपने पापा से एक एक्स अमाउंट लूँगा और मैं अपना पूरा टाइम अपनी उस आर्ट को दूंगा, बजाय कि मैं अपने टाइम को डिस्ट्रैक्ट करूं
कि मैं अपने पैसे कमा के अपनी ज़िंदगी भी चला लूँ और मैं वड़ा पाव खा के ज़िंदगी गुजार लूँ और मैं बस स्टैंड पे सो जाऊँ या मैं रेलवे स्टेशन पे सो जाऊँ और मैं ऑडिशन देने चला अगर जाएंगे तो आपकी जर्नी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकती आई है। थिंक अब ये पॉसिबल भी नहीं है। अब ये नहीं, कई लोग ऐसे चीज़ें करते हैं जो मतलब मैं वही बोल रहा हूँ आपको कि जैसे मैंने बोला 2 चीज़ें होती है। तो स्मार्ट वर्क ये है कि आप एक बैकअप लेके जाइए, एक टाइम फ्रेम डिसाइड कीजिए कि मैं 2 साल तक ऑडिशंस दूँगा, मतलब इस पे पूरा काम करूँगा और मेरा टाइम और किसी चीज़ के अंदर नहीं अपना करूँगा। 100% दूंगा। अपना 100% इसी चीज़ में दूँगा कि नहीं तो क्या होता है, लोग सोचते हैं मैं जॉब कर लूँगा हाँ। और साथ-साथ में ये भी काम कर लूँगा। अब मुझे लगता है कि वो ज़माना नहीं है। दैट अप्रोच इज़ नॉट ग्रेट। वैसे कई लोग वो भी करते हैं, बट जो मुझे लगता है, और जैसे मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, उन्होंने क्या किया, उनको एक्टर बनना था शुरू से, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, कैसे करें। उन्होंने फाइनेंस का कोर्स किया, MBA किया और बैंक में जॉब कर ली। 7 साल तक उन्होंने जॉब की, पैसे कमाए, पैसे इकट्ठे करे, उसके बाद में वो बॉम्बे आए और फिर उन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत करी 30 साल की उम्र में। तो मैं वो जो शुरू के 8 साल 7-8 साल जो थे वो चले गए, लेकिन उन्होंने उसमें वो अपने पैसे कमा के फिर अपना बैकअप प्लान, तो वही वाली बात हो गई ना कि या तो अपने वो 8 साल अपने पेरेंट्स से पैसे लेके बचा लो। इट्स समथिंग लाइक दैट कि अगर आपने पढ़ाई करी और आपके पेरेंट्स आप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि चल यार मैं तेरे को बिजनेस के लिए एक एक्स अमाउंट ऑफ मनी देता हूँ, वही चीज़ आप अपने एक्टिंग करियर में करिए कि बाबा मुझे आप एक एक्स अमाउंट ऑफ मनी दे दीजिए, मेरा इतना खर्चा है, जो बेयर मिनिमम इतना खर्चा है, जो इतना मुझे चाहिए होगा अपना काम चलाने के लिए, उतना पैसा मेरे अकाउंट में हर महीने आना चाहिए, मेरे अकाउंट में होना चाहिए 2 साल 3 साल का, और फिर मैं अपना 100% उसमें दूँ और फिर देखूं कि 2 साल बाद कि अब मैं कहाँ पहुंचा हूँ। क्या पता मैं इतना उस टाइम पर इस लेवल पर आ जाऊं कि अब मैं अपने पैरों पे खड़ा हो सकता हूँ। लेकिन एजुकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन विच एवर थिंग यू वांट टू गो। और आज की तारीख में हमारे पास ऐसे एवेन्यूज़ हैं कि पहले तो होता था ना कि नहीं यार, जैसे पढ़ोगे लिखोगे नहीं, अगर पढ़ोगे तो तुम खराब हो जाओगे या नवाब नहीं बनोगे। तो वो वाली बात है कि आजकल ऐसा नहीं है कि अगर आपने पढ़ाई कुछ नहीं करी है तो आपको कुछ नहीं होगा। आपका पैशन अगर आप फॉलो करना चाहते हो तो उस पैशन में ही आप पढ़ाई कर सकते हो। तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ अब हमारे पास है। सो या आई थिंक इट्स ऑल अबाउट द स्मार्ट वर्क विच यू डू एंड विद द माइंड सेट यू वॉन्ट टू गो कि मुझे ये करना है, बट डू योर बेसिक एजुकेशन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, योर बेसिक मैनर्स, एटिकेट्स, that discipline, yeah, of course, that's very very important. Okay, and most important, I think that consistency matters a lot. Of course, show up every day is the most important thing. जैसे मैंने बहुत सारे जब अपन इंटरव्यूज की बात करते हैं तो मनोज वाजपेयी ने एक बहुत बड़ी फिल्म की थी सत्या, जिस फिल्म ने उनको एकदम रातों रात स्टार बना दिया, और लेकिन उसके बाद में 8-9 साल तक उनके पास सब्सटेंशियली कोई काम नहीं था। तो वो यही बोलते हैं कि जब आपके पास में काम है तब तो आप रोज़ काम कर ही रहे हो, लेकिन जब नहीं था तो क्या आप घर पे बैठे रहोगे? तब भी पूरे टाइम पर आप हर रोज़ कुछ ना कुछ एक्टिंग से या अपने पैशन से रिलेटेड काम कर रहे हो। आप बुक्स पढ़ रहे हो, आप जिम जा रहे हो, आप अपने सीन्स की तैयारी कर रहे हो, आप अपना रियाज़ कर रहे हो, वॉइस प्रैक्टिस कर रहे हो, जो भी काम आपको करना है, अगर वो आप नहीं बाहर जाके नहीं कर पा रहे हो या आपको अगर कोई मौका नहीं मिल रहा है, तो भी कंसिस्टेंटली, जैसे अब मैं यहाँ हूँ, मैं किसी काम से जोधपुर आया हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, आई विल फॉलो माई रूटीन, आई विल वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, जो भी मेरा रूटीन है, आई विल डू माई मेडिटेशन, आई विल डू माई रियाज, आई विल डू माई वर्कआउट, आई विल डू माई रीडिंग जो मुझे करनी है। तो दैट कंसिस्टेंसी इज़ दी की, वो करना ही है आपको। So it's the last final round. There isn't one rapid fire round. Oh my God, I'm nervous now. So favorite actor? बहुत सारे हैं, कैसे बताऊं? Only one. Only one. One. सोचना नहीं है, फटाफट बोलना है। तो आपने मुझे उसमें धर्म संकट वाली चीज में डाल दिया। इरफान खान, वो अब नहीं है, बट या ही इज वन ऑफ माय फेवरेट। ओके। और अगर आप अभी हाल ही की उसमें करते हैं तो मुझे रणबीर कपूर आई रियली लाइक। ओके। फेवरेट सिंगर? सोनू निगम। सो व्हाट यू विल प्रेफर, पियानो, गिटार और हारमोनिका? पियानो।
ओके, बॉलीवुड या OTT? बॉलीवुड। सिंगिंग बाथरूम में ज़्यादा होती है या स्टूडियो में? बाथरूम में भी अभी भी होती है, स्टूडियो में भी होती है, बट अभी भी, बिकॉज उसके बिना तो काम चल नहीं सकता। रोमांटिक रोल्स या विलन रोल? विलन रोल। और एनी फेवरेट प्लेस? लाइक यू मीन सम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, एनीवेयर इन द वर्ल्ड? ओके। like your dream place, like you will go one day or you want to spend your rest of your life there after having a lot of huge amount. Actually I think I still have to figure out my favorite place in the world कि मुझे जहाँ पर, अगर आपको ऐसा लगता है कि रिटायरमेंट में जाके वहाँ पर रहना है, तो मुझे अभी भी वो है, देखना है, बट अभी But I can answer if you हाँ, tell can't me. answer. I think your home because there is a bomb. ऑफ कोर्स वो तो खैर है ही है, और अगर उस फेवरेट प्लेस पे भी जाऊंगा तो माँ को साथ में ही लेके जाऊंगा। Definitely. So yeah, I still have to. I'm still in the wandering space. Okay. But I want to go to I love mountains. Okay. So I want to go to a place which has mountains. So जैसे जब मैंने कहा आपको कि मैंने विपश्यना किया था, तो इगतपुरी करके एक बहुत खूबसूरत सा हिल स्टेशन है नासिक में, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है वो जगह। मैं साल में एक बार ज़रूर जाता हूँ वहाँ पे विपश्यना करने के लिए, तो या दैट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट प्लेसेस। Okay. तो गैस आज का पॉडकास्ट यहीं पर ही होता है फिनिश। अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब का बटन भी ज़रूर दबाएं। थैंक यू। Yeah, thank you so much. And please do like, comment, and subscribe for tags the Aditya Gehlot Show. Thank you so much. Thank you so much for coming. नहीं, most welcome.